हेलो एवरीवन। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है इकोनॉमी का, और ये प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल सीरीज है। अब देखो, मनी जो है हम पढ़ रहे थे, तो मनी में हमने मनी को समझा, बैंक मनी को समझा, एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, उसके सारे कंपोनेंट जो है, उसके सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको समझा हमने, क्रिप्टो करेंसी को समझा हमने। आज हम मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई को मेज़र करता है, जो मनी एग्रीगेट M1, M2, M3, M4, जो मनी एग्रीगेट को मेज़र करता है या मनी सप्लाई को मेज़र करता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं तो वो कौन सी कमेटी होती है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, और यूपीएससी प्लस पे तो आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है तो ये QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करो और आप यूपीएससी प्लस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही लिंक, वहाँ से भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो आप। उसके बाद हम चलते हैं आगे, मनी सप्लाई को पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई होता क्या है। उसके बाद NDTL को पढ़ेंगे। अब मनी सप्लाई होता क्या है, तो मनी सप्लाई क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपके मार्केट के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मनी घूम रही है, किस रूप में? कैश के रूप में जो पब्लिक के पास पड़ा है, बैंक के पास पड़ा है, कॉइन के रूप में जो पब्लिक के पास पड़ा है, बैंक के पास पड़ा है वो, और एक बैंक बैलेंस कि बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है पब्लिक का, ठीक है। बैंक में आपने सेविंग के रूप में, आपने करंट अकाउंट के रूप में, आपने रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इस रूप में पैसा जमा करवा रखा है, वो सारा का सारा मनी सर्कुलेशन के अंदर, मनी सप्लाई के अंदर आता है। मनी सप्लाई के अंदर क्या नहीं आता है? तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा है वो मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक जो है, वो कमर्शियल बैंक इंटर एक्सचेंज करती है पैसे को, कि एक बैंक दूसरी बैंक को लोन देती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी मनी सप्लाई के अंदर ऐड नहीं होगी। तो मनी सप्लाई के अंदर क्या ऐड होगा? कैश, कॉइन और बैंक बैलेंस, ठीक है। टोटल पब्लिक का है, जो पब्लिक के पास जो भी मनी सर्कुलेट हो रही है बैंक के थ्रू या उनके कॉइन और कैश के थ्रू, वो सारी चीज़ें। उसके बाद NDTL को समझते हैं। ये पहला पॉइंट हमने समझा। अब दूसरे को NDTL को समझते हैं। NDTL क्या होता है कि नेट, ठीक है। एक है डिमांड, एक वर्ड है इसमें डिमांड, और एक वर्ड है इसमें टाइम, ठीक है, और एक वर्ड है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होता है? तो लाइबिलिटी होता है आपका कि किसी को देना। मान के चलो कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, तो आपको किसी को देना होगा। आपके पास जो भी एसेट्स है, जो भी पैसा है, वो अगर आपके पास लाइबिलिटी है तो वो किसी दूसरे को लौटाना होगा। आप बैंक में पैसा जमा कराते हो या कोई भी पब्लिक कराती है, तो वो बैंक का एक लाइबिलिटी हो जाता है कि वापस ये पैसा कस्टमर को लौटाना है। तो जितना भी कस्टमर का पैसा बैंक के अंदर जमा है, वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। उसके बाद डिमांड, आप जब डिमांड करोगे, आपकी जब डिमांड होगी तब पैसा निकाल के दे देंगे बैंक के। आप स्लिप के थ्रू निकालो या आप ATM के थ्रू निकालो, आप किसी और को ट्रांसफ़र करो UPI, जो मोबाइल फ़ोन वगैरह की एप्लीकेशन के द्वारा, तो वो डिमांड जो भी है आपकी, वो यहाँ पे होती है कि आप करेंट अकाउंट के रूप में या सेविंग अकाउंट के रूप में आप पैसा जमा करवाओ, और जब डिमांड हो तब निकालो, तो वो एक डिमांड लाइबिलिटी हो गई। अब उसके बाद करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या है कि जो करंट अकाउंट है उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कितना भी पैसा जमा करवा के कितना भी पैसा सेंड कर सकते हो। तो वो क्या है? वो आपका करंट अकाउंट हो गया कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसमें, मल्टीपल ट्रांजेक्शन। अब ये बिजनेस के लिए यूज होता है कि आपको कोई सामान भेज रहा है और उस सामान भेजने वाले को आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो एक करेंट अकाउंट होता है जो बिजनेस में सर्कुलेट होता है। उसके बाद हम टाइम डिपॉजिट, तो अब टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या होता है? तो टाइम डिपॉजिट के अंदर होता है कि आपका रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि आप टाइम से हर महीने बैंक के अंदर पैसा जमा कराओ और वो पैसा एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर चला जाएगा, जो फिक्स हो जाएगा कि आप 2 साल बाद निकालोगे, 4 साल बाद निकालोगे, तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराओ हर महीने और वो फिक्स होता जाएगा। और एक फिक्स डिपॉजिट होता है कि आपका एक मुश्त पैसा जमा करवा दिया और वो 2 साल बाद निकाल रहे हो बैंक से, तो वह फिक्स डिपॉजिट हो गया। अब देखो, ये NDTL दोनों को मिला के NDTL बनता है,
ठीक है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दोनों को मिला के एनडीटीएल बनता है और एनडीटीएल का फुल फॉर्म ही यही होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी भी समझ में आया, टाइम बाउंडेशन भी समझ में आया बैंक के साथ, और डिमांड भी समझ में आया कि जब डिमांड हो तब निकाल लो पैसा। उसके बाद मनी सप्लाई हमने समझा। अब आगे देखते हैं। देखो आगे एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाती है आरबीआई, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई का एक हिस्सा है, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, तो ये 6 मेंबर होते हैं, और 6 मेंबर में 3 तो गवर्नमेंट से आते हैं और 3 आरबीआई। अब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, सीनियर मोस्ट जो मेंबर है वो जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और आरबीआई जो है, आरबीआई में एक गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है और एक मेंबर होता है। ये 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है, तो हेड होता है आरबीआई गवर्नर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी करती क्या है, तो वो पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। ठीक है, पॉलिसी रेट डिसाइड करती है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है उस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगी, एब्जॉर्ब होगी तो आरबीआई एब्जॉर्ब करेगी, तो वो आरबीआई एब्जॉर्ब करेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। उसके बाद आपका सीआरआर एसएलआर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड नहीं करती है, वो कौन डिसाइड करता है, वो आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केवल पॉलिसी रेट जो आपका रेपो रेट है, पहले बैंक रेट था पॉलिसी रेट, अब रेपो रेट हो गया पॉलिसी रेट, तो रेपो रेट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी, न कि सीआरआर एसएलआर। एसएलआर सीआरआर कौन डिसाइड करेगा, वो खुद आरबीआई डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद ये किस एक्ट के अंदर आता है, कोई ना कोई पावर तो दी गई होगी जिससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम करती होगी, तो वो पावर कहाँ से मिलती है, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 से। ठीक है, ये चीजें हो गई कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी की। उसके बाद चलते हैं कि आपके मार्केट के अंदर जितना पैसा घूम रहा है, इकोनॉमी जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है और जितनी मनी मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है उसको बोलते हैं हम स्टॉक ऑफ मनी। और वो कैसे मेजर करते हैं वो चीज देखते हैं। देखो एक तो हमारा होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जितनी भी करेंसी आरबीआई ने छापी है वो करेंसी सर्कुलेट हो रही है। ठीक है, जिसको हम हाई पावर मनी बोलते हैं, जिसको हम बेसिक मनी बोलते हैं, ठीक है, या मॉनेटरी बेस जिसको बोलते हैं, वो करेंसी इन सर्कुलेशन जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है वो या तो पब्लिक के पास होगी कॉइन करेंसी के रूप में, या बैंक के पास होगी कॉइन करेंसी के रूप में। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक, 4 कंपोनेंट है ये पूरे, 1 2 3 4, जिससे मार्केट के अंदर जो पैसा घूम रहा है वो पैसा मेजर किया जाता है, और इनकी लिक्विडिटी अलग अलग होती है, अलग अलग कंपोनेंट की लिक्विडिटी अलग अलग, और लिक्विडिटी के ऊपर ही M1 M2 M3 M4 हम वहां पे एग्रीगेट जो है वो मेजर करते हैं, जो मॉनेटरी एग्रीगेट है वो मेजर करते हैं। अब देखो यहाँ पे बैंक के अंदर डिमांड और टाइम लायबिलिटी दोनों होती है, कि आप जब डिमांड करोगे तब पैसा मिल जाएगा, और टाइम लायबिलिटी में एक टाइम बाउंडेशन होगा, उसके बाद ही आप पैसा जमा कराया आपने उसके बाद ही मिलेगा। तो डीडी और एफडी हो गया ये। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद आप डिमांड डिपॉजिट में ले लो तो करेंट और सेविंग अकाउंट ले लो, और फिक्स डिपॉजिट में आप फिक्स डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस में सेम टू सेम बैंक वाला काम। ठीक, पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग का काम करती है और इसमें भी पैसा जमा करवाते हैं लोग, तो ये डिमांड और टाइम लायबिलिटी यहाँ भी हो गया डीडीएफडी। ठीक, उसके बाद आरबीआई जो होती है, तो आरबीआई के अंदर दो, एक तो अदर डिपॉजिट होते हैं और एक बैंक पैसा जमा करवाती है, कि आरबीआई के अंदर बैंक पैसा जमा करवाती है ताकि उसको ब्याज मिल सके। अगर सरप्लस है बैंक के पास और उसको लोन में कोई नहीं ले रहा है तो उसको आरबीआई के पास जमा करवा देंगे ताकि उससे ब्याज मिल सके। एक ये हो गया। उसके बाद हम जो मनी एग्री जो मॉनेटरी एग्रीगेट है, जो पैसा हम काउंट करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो M0 से लगा के M4 तक सारे के सारे मॉनेटरी एग्रीगेट को मेजर करने के लिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने नोट दे रखे हैं कि ये नोट है कॉइन करेंसी को आप CU बोल दो, ये पोस्ट ऑफिस PO, और करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कमर्शियल बैंक को CB, तो ये CB है। ठीक, 3 चीजें हैं इसमें आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई को हम कम ही देखेंगे, हम जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो और हमारा जो पोस्ट ऑफिस है उसको मेजर के अंदर है। अब देखो यहाँ पे आरबीआई,
तो यहाँ पे M0 जो हाई पावर मनी है या जो बेसिक मनी है आपकी, वो जितना भी पैसा आरबीआई ने छापा है, मान के चलो कि वो 1 लाख करोड़ हो, 2 लाख करोड़ हो, 10 लाख करोड़ हो, या फिर और ज़्यादा पैसा हो, वो जितना भी पैसा आरबीआई ने छापा है, वो छापा हुआ पैसा जो है वो हाई पावर मनी है। उसके बाद बैंक के अंदर, उसके बाद पब्लिक के पास सर्कुलेट होता रहता है और बढ़ता रहता है, तो वो जो है वो हाई पावर मनी है, जितना बैंक जो आरबीआई ने पैसा छापा है। अब देखो कौन कौन सा पैसा है, तो एक तो आपका कॉइन एंड करेंसी है। तो कॉइन एंड करेंसी किस किस के पास, तो एक पब्लिक के पास हो गया और एक बैंक के पास हो गया, ठीक है। ये कैश के रूप में होता है, वो कैश के रूप में वो सीयू में कॉइन एंड करेंसी नोट में काउंट होता है। उसके बाद ये सीयू जो है वो M0 का भी पार्ट है, M1 का भी पार्ट है, M2 का पार्ट है। अब देखो M0 को समझते हैं सबसे पहले कि जो कॉइन एंड करेंसी पब्लिक और बैंक के पास है वो M0 में शामिल होगी। उसके बाद बैंकर्स जो आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करते हैं अपने पैसा, आरबीआई के अंदर बैंकर्स जो डिपॉजिट करते हैं वो पैसा, और एक अदर्स डिपॉजिट जो आरबीआई के पास आते हैं वो अदर्स डिपॉजिट, ये तीनों मिला के M0 के अंदर काउंट होते हैं। ये तीनों मिला के M0 बनता है, ठीक। अब M1 देखते हैं, तो M1 में क्या आता है, एक तो कॉइन करेंसी। कॉइन करेंसी हर एक में आएगी, ये भूल जाओ आप, कॉइन करेंसी हर एक में आएगी, ठीक है। कॉइन करेंसी हर एक में है ये। अब उसके बाद आपका अदर्स डिपॉजिट भी हर एक में है, जो आरबीआई के अंदर अदर्स डिपॉजिट है वो भी हर एक में काउंट होगा, कि जो भी पैसा है आरबीआई के पास अदर्स डिपॉजिट का, वो भी M0 से M4 तक काउंट होगा। अब ये सारी चीज तो काउंट हो गई, तो इन चीजों को भूल जाओ, हर एक में काउंट होगी। आज देखते हैं आप कमर्शियल बैंक का, एक तो डिमांड डिपॉजिट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट, इन दोनों में फर्क है। तब चलो ठीक है, अच्छा इनकी लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। देखो M1 है उसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, इसकी लिक्विडिटी M1 से कम है, इसकी लिक्विडिटी M1 और M2 से भी कम है, और इसकी लिक्विडिटी और कम है। तो ये लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो एक टेबल बना रखी है कि M1 की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, M2 की उससे कम है, और M3 की उससे भी कम है। तो नैरो मनी जो है M1 M2 नैरो मनी कहलाते हैं, ताकि इसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है तो नैरो मनी है। ब्रॉड मनी जो है वो M3 और M4 कहलाते हैं। और हमारा जो आरबीआई जो CRR है, SLR है, वो सारी चीज किस पे डिसाइड करती है, वो एक तो बैंक के NDTL पे, और देखती किसको है, वो M3 को देखती है कि पैसा कहाँ कहाँ पड़ा है, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है पैसा, वो कहाँ से देखेगी, वो M3 से देखेगी। तो M1 में क्या क्या आता है, देखो M1 में आता है आपका करेंसी नोट जो पब्लिक के पास पड़े हैं। उसके बाद आपका आता है अदर्स डिपॉजिट, जो आपका आरबीआई के अंदर अदर्स डिपॉजिट पड़े हैं, और एक आता है आपका डिमांड डिपॉजिट। तो इसमें मोटा मोटा समझ लो कि एक तो कॉइन करेंसी पब्लिक के पास है और एक डीडी है, ये पूरा का पूरा दोनों मिला के M1 बनाता है। अब इसमें ऐड होगा, इसमें क्या ऐड होगा, इसमें फिक्स डिपॉजिट इसमें पोस्ट ऑफिस ऐड हो जाएगा। M2 के अंदर पोस्ट ऑफिस ऐड हो जाएगा, ठीक, M2 के अंदर पोस्ट ऑफिस ऐड हो जाएगा, और जिससे हमारा सारा सर्कुलेशन जो आरबीआई देखता है वो कौन से एग्रीगेट जो मेजर करता है, तो वो M3 को करता है। तो M3 के अंदर क्या क्या आता है, M3 के अंदर आपका पोस्ट ऑफिस नहीं आता है, क्या आता है, तो एक डीडी आता है बैंक का, एक आपका टाइम लायबिलिटी, तो एक आपका टाइम डिपॉजिट आता है, ठीक है, डीडी और टीडी, ठीक है, टाइम डिपॉजिट। आपका डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये M2 बनाते। देखो एक कॉइन करेंसी हो गया, ये हर एक में आएगा। एक अदर्स डिपॉजिट बैंक के जो आरबीआई अदर डिपॉजिट जो आरबीआई में जमा है, वो एक दोनों तो आपके हर एक में आ रहे हैं। आप क्या अलग है, तो ये अलग है कि आपका जो M2 के अंदर है वो यहाँ का डिमांड और पोस्ट ऑफिस का डिमांड दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, और जो M3 के अंदर है वो क्या बना रहे हैं, तो वो आपका ये दोनों तो हर एक में आएंगे। ये जो डिमांड डिपॉजिट है और टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के, ये दोनों मेन है। M3 के अंदर क्या क्या आता है, तो M3 के अंदर आता है टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, वो भी कमर्शियल बैंक के, इसमें पोस्ट ऑफिस ऐड नहीं होता है, ठीक। तो ये M2 और M3 जो है वो चीजें समझा रहा हूं आपको। देखो एक बार और समझ लेते हैं इसको, ठीक है, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे आपका जो M1 है
उस M1 में क्या क्या आ रहा है, तो उस M1 में आप ये समझ लो कि पब्लिक के पास जो करेंसी है वो आएगी, जिसको हम CU बोल रहे हैं, प्लस आपका DD जो कमर्शियल बैंक का डिमांड एंड ड्राफ्ट है वो चीज़ आएगी। आपको RBI को अभी देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। RBI के अदर्स डिपॉजिट और ये CU हर एक में आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या अलग है, तो ये अलग है कि यहाँ पे आपका डिमांड डिपॉजिट आ रहा है M1 में। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट के अंदर आप जब डिमांड करेंगे तब पैसा बैंक आपको दे देगी, तो ये लिक्विडिटी इसकी ज़्यादा है। अब आ जाता है पोस्ट ऑफिस, आप बहुत कम जाते हो तो वो लिक्विडिटी उसकी कम हो जाएगी, तो ये M2 के अंदर आ जाएगा। तो M2 के अंदर क्या ऐड होता है, सबसे पहले समझ लो M2 के अंदर, M1 के अंदर आता है DD, ये मोटा मोटा समझ। M2 के अंदर आता है पोस्ट ऑफिस का DD और इसका जो डिमांड डिपॉजिट इसका और डिमांड डिपॉजिट उसका, कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद M3 है, तो M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस नहीं आता है, क्या आता है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। इसके अंदर टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट तो आता ही है, तो टाइम डिपॉजिट आएगा तो इसकी लिक्विडिटी कम होगी। तो ये दोनों ब्रॉड मनी है M3 M4 और ये नैरो मनी है M1 M2, ठीक। तो इतना समझ में आएगा। M4 में सब आएंगे टोटल, ठीक। M3 में पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा और M2 में जो है वो आपका डिमांड डिपॉजिट, जो दोनों के डिमांड डिपॉजिट आएंगे, पोस्ट ऑफिस के और कमर्शियल बैंक के। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ें हमने समझ ली कि हमारा जो मनी सप्लाई का मेज़र होता है वो मेज़र किसके थ्रू होता है, और RBI जो है वो M3 को अधिकतर प्रेफरेंस देती है। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर चलते हैं। देखो मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव टूल है एक तो, और एक क्वालिटेटिव। अच्छा, क्वांटिटेटिव में जैसे 5% मान के चलो कि बैंक का CRR है, SLR है, LF है, तो इसमें जो मात्रात्मक, जो क्वांटिटी में कमी होगी या क्वांटिटी में जो बढ़ोतरी होगी, तो उसको हम क्वांटिटी टूल कहेंगे कि CRR में 1% की बढ़ोतरी की है, SLR में 2% की बढ़ोतरी की है, तो वो चीज़ें क्वांटिटी में आएगी। और ये क्वालिटेटिव टूल है, इसमें आपको या तो सलाह मिलती है या फिर आपको कार्रवाई होती है, या फिर आपके लोन जो है वो किस सेक्टर में कितने परसेंटेज जाएंगे वो चीज़ें डिसाइड होती है क्वालिटेटिव टूल में। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।